पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी। बिहार में पेट्रोल 96.24 रुपए और डीजल 90.32 रुपए प्रति लीटर। सरसों के तेल, दाल और सब्जियों के दाम भी छू रहे आसमान। विभूतिपुर विधायक पर जानलेवा हमला। विधायक के बॉडीगार्ड और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। अपराधी मौके से बाइक छोड़कर फरार। पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज। जाप ने निकाला मशाल क्रांति मार्च। मुख्यमंत्री के विरोध में लगाए नारे। और एफसीआई की मनमानी का असर दिखना शुरू। गढ़वा में किसानों ने रोके धान के 2 ट्रक। किसान बोले धान की खरीदारी के बाद ही छोड़ेंगे ट्रक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। इस महीने 29 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 3.46 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 96.24 रुपए और डीजल की कीमत 4.28 रुपए बढ़कर 90.32 रुपए प्रति लीटर हो गई है। स्पीड की कीमत शतक लगाने से महज 2 पैसे पीछे है। इसकी कीमत इस महीने 3.46 रुपए लीटर बढ़कर अब 99.98 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा झटका दे रहे हैं। कोविड के कारण पहले ही आम लोगों के बजट में और चिकित्सा का खर्च बढ़ गया है। इसके अलावा सरसों तेल, दालें सहित सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद अब मिडिल क्लास लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। देखिए, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ प्रत्यक्ष महंगाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी महंगाइयां बढ़ जाती है। आप देखिए कि पेट्रोल, अगर पटना की बात की जाए तो पेट्रोल लगभग 98 रुपए पर लीटर करीब है, जो सादा पेट्रोल है। और अगर अल्ट्रा प्रीमियम की बात की जाए तो वो 100 रुपए से पार हो गया। डीजल के 90 प्लस है। तो ऐसे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो कोरोना पीरियड में ऐसे भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो लगभग बंद रहा है, लेकिन जो गुड्स कैरियर है, जो सामान ढोने वाले माल वाहन है, उनकी भी संख्या सीमित हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो दाम बढ़े हैं उसका सीधा असर माल की ढुलाई में पड़ता है। जब माल की ढुलाई में पड़ता है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाहर से आयातित चीजें होती हैं, दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से, या ये खेतों से कैरियर करके मंडियों तक ले जाई जाती हैं, तमाम चीजों के दामों में कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 1 से 2 रुपए पर लीटर की वृद्धि होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 5 से 5% के करीब हाइक हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे में इसका सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ता है, और लोगों को जेब पे जब असर पड़ता है तो लोग परेशान होते हैं। और कोविड पीरियड में जो ये समय अभी चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, तमाम कहा जाए व्यावसायिक गतिविधियां सीमित है, तमाम ऐसी गतिविधियां बंद हैं, औद्योगिक गतिविधियां बंद है, तो लोगों के पास पैसे की किल्लत है। और पैसे की किल्लत के अलावा इस तरह की महामारी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ना लोगों के लिए दोहरी मार, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। और आमतौर पर जो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रेगुलेट नहीं किया जाता है, अब वो मार्केट पर निर्भर है। जो जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामले होंगी, जो दाम होगा और यहाँ पर उसका जो कॉस्ट होगा, वो सब मिलाकर जनता से दिया जाएगा। कहीं भी इसमें बीच में कोई रेगुलेशन नहीं होता। शशांक, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ लोगों पर कोरोना की मार है और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाद्य पदार्थों का भी जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरसों के तेल की बात हो या फिर दाल की बात हो, तमाम जो खाने की चीजें हैं सबका रेट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, इससे लोगों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लोगों को दोहरी और तिहरी मार पड़ रही है। अगर आप मैंने आपको पहले कहा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो दाम बढ़ता है उसमें 2 तरह से महंगाई बढ़ती है। डायरेक्ट महंगाई बढ़ती है, यानी किसी व्यक्ति ने पेट्रोल खरीदा तो उसको ज्यादा पैसे पे करने होते हैं।
जी। और दूसरा अप्रत्यक्ष महंगाई बढ़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए तमाम चीजों के दामों में प्रभाव पड़ता है। और हम्म। तीसरा विषय जो है कि जो खाने के सामान है, देखिए अभी ये जो कोविड पीरियड है इसमें लोगों की सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो फूड होती है, खाना होता है। और खाने के लिए ही लोग ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे हैं, तो ज़्यादा लोग लग्ज़रियस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब खाने की चीज़ें ही महँगी हो जाएँगी, उनकी आउट ऑफ रीच हो जाएँगी, तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। देश की हम्म। एक बड़ी आबादी बेरोज़गार बैठी हुई है, जो अपने काम-धंधे छोड़कर, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने उनको एक तरह से हटा दिया है, या काम नहीं तो पैसा देने वाली नीति पे काम हो रही है। और एक बड़ा तबका जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों पे जो दिहाड़ी मज़दूरी करते थे, बाहर फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद भी अगर उनको महँगाई की मार झेलनी पड़े, तो कमाई भी बंद है और महँगाई भी ज़्यादा है, ऐसे में दोहरी मार है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा उसमें, वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अनुसार रन करेंगे। इसमें कहीं न कहीं सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। सरकार को सीमित पीरियड में, यानी कोविड का टाइम के अंदर उसको कहीं न कहीं नियंत्रित करना चाहिए और दामों को कंट्रोल रखना चाहिए। इससे आम लोगों को जो जो जनजीवन है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बचेगा। लेकिन जो महँगाई है, जो जो खाद्य पदार्थों को महँगाई है रखी, उसमें कई कारण हैं, कई आर्थिक भी कारण हैं, कई सामाजिक कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर प्रोडक्शन देखा जाए, तो प्रोडक्शन अगर उतना ही हुआ जितना पिछले साल हुआ था, तो आखिर चीज़ें महँगी क्यों हो रही? तो हम्म। सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्टॉक होल्डिंग है, जो जमाखोरी है, वो कहीं न कहीं चीज़ों पर हावी है। कड़वा तेल, जो सरसों का तेल है, वो 200 से पार कर गया है, जो आमतौर पे 125 150 के करीब होता था, 120-30 के करीब होता था। तो आखिर क्या कारण है? क्या सरसों के प्रोडक्शन में देश में कमी हुई है? तो निश्चित रूप से जो कोविड काल है, हम तमाम चीज़ों को बाहर से आयात भी करते थे, जो कि कोरोना काल में वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है या तो बहुत सीमित हो गया है। ऐसे में जब माँग, चीज़ों की सप्लाई घटती है, तो माँग बढ़ती है, स्वाभाविक है, और दाम भी बढ़ते हैं। तो कई चीज़ों को हम नियंत्रित कर भी सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, कई चीज़ें हमारे हाथ से बाहर की नहीं। हम्म। लेकिन सरकारों का काम है, जो सरकारें होती हैं, जो राज्य होते हैं, उनका यही काम है कि इस वक़्त तमाम चीज़ों पर ध्यान दें और ये देखें कि जो पब्लिक वेलफेयर का पैसा है, जो पब्लिक के लिए खर्च होना चाहिए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। पब्लिक के लिए सप्लाई चेन बरकरार रखी जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो, कई चीज़ें ऐसी जैसे पाम ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया। देखिए, कई चीज़ें पाम ऑयल जैसी चीज़ें जो है, जिसको हम रिफाइंड ऑयल में यूज़ करते थे, वो बाहर से अधिकांश आयातित होती थी, और कोरोना की वजह से वो काम आयात बहुत कम हो गया या सीमित हो गया। ऐसे में जो डोमेस्टिक सप्लाई, जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, जो ऑयल के लिए यूज़ की जाती हैं, खाने खाने के तेल के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें सरसों की डिमांड एकदम से बढ़ गई और सरसों के दाम बढ़ गए। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आम लोगों की ज़िंदगी कहीं से ज़्यादा परेशानी ना पड़े, क्योंकि लोग पहले से परेशान हैं। महँगाई दोहरी और तेज़ी मार उनको दे रहा है। तो हम्म। कहीं न कहीं जमाखोरी पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। मूल्य की जो बढ़ने जो मूल्य लोग बेतहाशा कालाबाज़ारी करके बढ़ा रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाहर से चीज़ें आयात हो रही हैं या डोमेस्टिक दूसरे राज्यों से आयात होके पहुँच रही हैं, उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त महँगाई का सबसे बड़ा कारण है सप्लाई चेन का प्रॉपर नहीं हो रहा और जमाखोरी होना। तो इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे सकती है। अगर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नियंत्रण होगा और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। दुर्भाग्य से ऐसा आखिर होते नहीं दिख रहा है। चलिए शशांक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में लचर कानून व्यवस्था का कहर अब ना कि सिर्फ आम जनता पर टूट रहा है, बल्कि जनप्रतिनिधि भी इससे बचे नहीं हैं। मामला समस्तीपुर का है, जहां बीते रात अपराधियों ने विभूतिपुर विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें विधायक के बॉडीगार्ड घायल हो गए। इसके साथ ही विधायक की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में विधायक सुरक्षित रहे। घटना के बाद अपराधी मौके पर एक बाइक छोड़कर फरार हो गए, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने एक युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से विधायक की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, देखिए। दिल्ली रहते हैं सर।
आज ये देखे कैसा बात देखा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केसर खान फोन लाइन पर मौजूद हैं। केसर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरीके से विधायक पर जानलेवा हमला किया गया है और उसके साथ ही क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की गई है? जी बता दूं कि समस्तीपुर के अंदर जो है कि विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर एक बार फिर से रात में जो जानलेवा हमले करने की पूरी कोशिश की गई है और बाल बाल जो विधायक इस हमले में बचे हैं, जहां उनके बॉडीगार्ड के द्वारा फिर से उनकी जान बचाई गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात 10:30 बजे के करीब जो है कि 2 गाड़ी और 4-5 की संख्या में बाइक के सवार 1 दर्जन से ऊपर जो है लोग आए थे और उनके ऊपर जो उनके कार्यालय जो है समस्तीपुर के अंदर जो है ऑफिस है, उन पे जो है उन लोगों ने चढ़ाई किया। जहां उनके बॉडीगार्ड जब निकले तभी उन लोगों ने उन पे पत्थर से हमला कर दिया और जब वो पिस्टल भी लहराते हुए वहां पे जो है वो लोग देखे गए। विधायक की बहुत बड़ी बात रही कि विधायक जो है कि वो बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकल रहे थे तभी जो है अपराधी जो है उनके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश की, जहां अपराधियों ने उनके गाड़ी को जो क्षतिग्रस्त कर दिया है। जी केसर, इसी के साथ जानना चाहेंगे आखिर किस मकसद से अपराधियों ने हमला किया? क्या लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे या फिर विधायक की हत्या के लिए वहां पहुंचे थे? जी, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि 2 मई के ऊपर जो है विभूतिपुर विधायक जो है उनके ऊपर जो है उजियारपुर के अंदर जो है कि जान से मारने की कोशिश कर पर उन पे हमला किया गया था और जहां वो फिर से बाल बाल बचे थे, एक बार फिर से जो है अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि राजनीति के तहत जो है कुछ लोग जो है हमें जो है हत्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है पार्टी के लोगों के अंदर जो काफी नाराजगी है और लोग लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है सुबह से ही जो है वो लोग जो है इस मामले को लेकर जो है एसपी का घेराव करने की मन बना लिया है और ये लोग जो है एसपी का घेराव आज करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाप की भोजपुर इकाई ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आरा के जेपी स्मारक से मशाल क्रांति मार्च निकाला। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने की। आपको बता दें कि मार्च के दौरान जन अधिकार पार्टी ने भोजपुर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की भी मांग की गई। तो तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर मशाल क्रांति मार्च निकाला और इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जाप कार्यकर्ता लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, उसे लेकर ये मार्च निकाला गया। आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भोजपुर इकाई के द्वारा पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हम लोगों ने मशाल क्रांति का आयोजन किया गया है। यह परत बाई परत पप्पू यादव जी लगातार सरकार का पोल खोल रहे थे। सरकार को लगा कि नहीं, ये बहुत ही हमारी पोल खुल जाएगी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ निकला हुआ है, इस तरीके के केस में किसी को गिरफ्तारी नहीं करना है, उस गिरफ्तारी को भी ताक पर सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखते हुए बिहार सरकार ने पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में आज भोजपुर जिले में लगातार चरम आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कल भी हम लोग बेल मुंडन का कार्यक्रम है। सरकार जब तक नहीं छोड़ती है, पप्पू यादव की रिहाई नहीं करती है, तो भोजपुर जिले से एक एक आवाम, एक एक जनता पप्पू यादव को रिहा करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार। किया गया ये आयोजन हम लोगों ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए तरह तरह का विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है सरकार का, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार की आंखें खुल सके और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द जो है हमारे नेताजी को जेल से बाहर रिहा करने का काम करें। आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 32 साल पुराना केस में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया। ये पूरी तरह से जो है इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। बिहार की नदियों में यास तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नदियों के जलस्तर में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। बात अगर शिवहर जिले की करें तो चक्रवाती तूफान के कारण बागमती नदी का जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। इस बीच तटबंधों की सुरक्षा और संभावित बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर ने बागमती नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बागमती प्रमंडल के अभियंताओं को डीएम ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कटाव की स्थिति उत्पन्न होने वाले इलाकों में युद्ध स्तर पर मरम्मत
का काम शुरू किए जाने के आदेश दिए हैं। हाँ नहीं, अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है, सुबह से थोड़ा सेटल हो गया। फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है, बांध का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। और अभी तक कोई यहाँ परेशान होने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पानी भी जल स्तर कम हो रहा है और तूफान का ये जो समस्या है अभी आजकल तक ही हल्का सा बारिश के अलावा और कुछ नहीं होगा, अभी आगे काम और मजबूत करेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच अररिया में कोरोना को मात देने के लिए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कमर कस ली है। सांसद की ओर से पूरे लोकसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपए की लागत से चेन्नई से 2 ड्रोन और पंजाब से चालित सैनिटाइजेशन की मशीन मंगवाई गई है। महामारी से बचाव के लिए यह कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में, और यह साउथ में चेन्नई में यह कंपनी है। हम एक दिन मैसेज देखे थे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, तो मुझे लगा कि अगर WHO कह रहे हैं कि हवा में भी वायरस फैल सकता है, तो मुझे लगा कि ड्रोन से एक बार सैनिटाइज होना चाहिए, कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हॉस्पिटल, कोविड सेंटर। इसलिए हमने संपर्क करके ड्रोन मंगवाया है और 2 ड्रोन आया है। तो ड्रोन से अब प्रहार हम लोग करेंगे कोरोना पर, ताकि अगर महामारी ऊपर में है, हवा में है, वायुमंडल में, तो वह भी उससे समाप्त। गढ़वा में FCI की मनमानी का असर अब दिखने लगा है। किसान FCI के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। जिले की चीनियों में FCI के पदाधिकारियों और कर्मियों की मनमानी के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा है और चीनिया धान क्रय केंद्र के गोदाम से बाहर ले जा रहे धान के 2 ट्रकों को किसानों ने रोक दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक क्रय केंद्र पर बाहर रखे हुए पूरे धान की खरीदारी नहीं कर ली जाती, तब तक यहां के गोदाम से धान को दूसरे शहर के गोदाम पर नहीं ले दिया जाएगा। नहीं, ये धान को रोक के नहीं रखना है, किसान लोग गलत भी ये कर रहा है। तो सर क्षेत्र में अभी भी किसान लोगों का लगभग बहुत सारे किसान लोगों का धान ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, तो क्या उन लोगों का धान खरीदी नहीं जाएगी सर? ये देखिए, ये निर्णय सरकार लेवल से और FCI के ये से होना है, ठीक है। जैसे कि प्रखंड प्रशासन का ये होता है कि गोदाम अवेलेबल कराना और जगह अवेलेबल कराना, ठीक है। जिसकी तो FCI के अंदर की बात है, खरीदना नहीं खरीदना। नहीं तो सर आपके माध्यम से ऊपर आप वरीय पदाधिकारी लोग को ये निर्देश करते होंगे ना सर, मतलब कोई जानकारी देते होंगे ना कि अभी भी क्षेत्र में किसान लोगों का धान बहुत सारा बाकी है? हाँ, रिपोर्ट भी गया है। रिपोर्ट में जैसे हम लोग का 462 लगभग किसान रजिस्टर्ड ये हैं, ठीक है। उसमें से 302 का खरीदा गया है, ये रिपोर्ट भी चला गया है। मतलब 462 माइनस 302 अभी भी बचे हुए हैं, तो सर ये रिपोर्ट चला गया है। तो सर वो बचे हुए लोगों का किस धान मतलब खरीदा जा सकता है ना सर? ये देखिए, ये सरकार लेवल का ये मैटर है, क्योंकि ब्लॉक लेवल इसमें नहीं है। हम लोग किसान को यही कहा गया जो मतलब खाली होगा तो आप लोग के खरीदेंगे, खाली होगा तो खरीदेंगे। और 3 दिन फिर मई में जो खरीदा, जो हम लोग ट्रक गाड़ी से नान के किसान हम खुद अपने रखा गया। बाकी नहीं ने कहा जो मतलब अभी नहीं खरीद पाएंगे, नहीं पार करो, तो लास्ट में हम लोग किसान 10-15 गाड़ी था, हम लोग अपना घर लेके गए। इसी के विरोध में हम लोग अपना गाड़ी रोके हैं जो हम लोग के धान खरीदा जाए। हम लोग की यही है। तो पहले आप लोग का धान खरीदा जाएगा, इसके बाद ये ट्रक मतलब यहाँ से? हाँ, यहाँ से मतलब ट्रक जाए। अच्छा, आपका परिचय? परिचय मेरा अताउल्ला अंसारी। पिछले दिनों रिम्स सदर अस्पताल और रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि लोग मर रहे हैं और सरकार सिर्फ मीटिंग करने में व्यस्त है। हाईकोर्ट ने रिम्स में सिटी में स्कैन मशीन नहीं होने को दुखद बताया है, तो वहीं हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी को सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग नजरिए से देख रहा है। बीजेपी स्कैन मशीन नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है,
तो वहीं सत्ता में शामिल कांग्रेस ने झारखंड हाईकोर्ट के फटकार को नकार दिया है और वर्तमान सरकार द्वारा जनमानस के हित पर काम करने की बात कही है। रिम्स जिसकी ख्याति सिर्फ पूरे झारखंड में नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों में भी है। यहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध है, लेकिन अगर एक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध न हो और कई जीवन उपयोगी मशीनें जो जांच के काम आती हैं उसका न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करता है। स्वास्थ्य मंत्री जो रोजाना चैनल्स पर आकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, उनको अपने विभाग में देखने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि उनके विभाग में क्या कुछ चल रहा है। आखिर शासी निकाय की बैठक जो हर 3 महीने में बुलाई जाती है, इस बैठक में क्या करते हैं वो? नाश्ता पानी करने के लिए सिर्फ बैठक होती है या राज्य के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध किस तरह से हो, अच्छी चिकित्सा किस तरह से विश्व स्तर की चिकित्सा उपलब्ध हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर था सरकार उस पर अधिक से अधिक कार्य कर रही है, ये सब लोग देख रहे हैं। और जब हाईकोर्ट ये संज्ञान में लाई और संज्ञान के बाद सरकार के जहन में आई है तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटी के आधार पर उस चीज़ को भी सरकार पूरा करेगी, जिससे यहाँ के जनमानस को सीधा उसका लाभ। इसमें कोई फटकार लगाना या कुछ करने की बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर नहीं हो रही थी या नहीं है, पहले थी, खराब हो सकती होगी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर उसकी आवश्यकता है और जनमानस को उससे लाभ होगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर अपना कार्य करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने आज कोविड मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि एडीजीसीआईडी जो रेमडेसिविर के मामले में जो जांच चल रही है उसको सारे मामले में वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के एक्सप्लेन करेंगे। अगली सुनवाई जो अगले थर्सडे को होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जो लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जो जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन इसके विपरीत हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाते हुए बात कही है, क्या लगता है कि सरकार सच में कहीं ना कहीं कमी कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर है? अब देखिए, मौजूदा मामला जो रिम्स का है, राखी रिम्स में सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कराना है, क्योंकि अभी जो सिटी स्कैन मशीन है वो मशीन काफी लंबे अरसे से खराब पड़ी है। और रिम्स झारखंड की एक ऐसी भूल भुलैया है जिस भूल भुलैया में अभी तक कितने ही स्वास्थ्य मंत्री, कितने मुख्यमंत्री और कितने ही रिम्स निदेशक उसमें गुम हो चुके हैं, और लेकिन उस भूल भुलैया, उस पहेली का हल अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सिटी स्कैन मशीन खराब है रिम्स की, जो कि राज्य की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अस्पताल है, और इस अस्पताल में राज्य के हजारों और लाखों जनता के इलाज का दारोमदार है। पिछले संक्रमण काल से 2020 के संक्रमण काल से लेके अभी तक अगर आपको बता दें तो लाखों सिटी स्कैन की जरूरत पड़ी है, और मरीज की मजबूरी है इन सिटी स्कैन को बाहर से करवाना, और जिसके लिए रिम्स में महज 800 रुपए देने पड़ते हैं, उसके लिए 6-6 हजार रुपए मरीज को भुगतान करने की नौबत आ गई है। अब स्थिति यह है कि मौजूदा जो रिम्स निदेशक हैं, उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से इसका जिम्मा लिया हुआ है सिटी स्कैन मशीन को इंस्टॉल कराने का। और यह हालत राखी, बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, यह हालत तब है जब हाई कोर्ट इस मामले में कई बार फटकार लगा चुका है, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में कई बार फटकार लगा चुका है और रिम्स को नेगेटिव मार्किंग देने की बात कही है सिटी स्कैन मशीन के अभाव में। तब मौजूदा रिम्स निदेशक ने अपनी मजबूरियों का हवाला दिया कि अभी तक पिछले 18 महीनों में जितनी बार भी सिटी स्कैन मशीन के टेंडर निकाले गए हैं, हमेशा सिंगल टेंडर, एक ही कंपनी ने टेंडर में मशीन सप्लाई करने का आवेदन डाला है और इसकी वजह से वो चीज नहीं हो पा रही है। लिहाजा अभी तक की स्थिति आपको अपडेट करने रखी। सीमेंस जो कि विश्व की बहुत ही प्रख्यात कंपनी है, जर्मनी से सीमेंस को सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कराने के लिए वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। वर्क ऑर्डर के देने के 75 दिन के बाद मशीन की आपूर्ति की जाएगी। उसके बाद लगभग 15 से 25 दिन का समय लगेगा उस मशीन को रिम्स में इंस्टॉल करने
के लिए, और जब मशीन इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से एक एनओसी हासिल करना पड़ेगा सीटी स्कैन की सुविधा को बहाल करने से पहले। माना यह जा रहा है कि कुल 3 महीनों का समय अभी और लगना है। सितंबर से इस सुविधा को रिम्स के मरीज सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति में नजर आ रहा है। राखी, बिल्कुल कुंदन जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होना दुखद है और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये काफी दुखद है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।